हेलो स्टूडेंट, मैं रणधीर झा, केमिस्ट्री टीचर। अध्ययन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वीडियो सेशन शूट में हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पार्ट ए हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडेज लॉ को। फिर हम लोग पार्ट बी में कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस किए। पार्ट बी में हमने आपको 3-4 लेक्चर दे दिया है। पार्ट बी में जो है हम लोग बात किए सबसे पहले कि सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसके कंडक्टिविटी टर्म को हम कितने तरह के टर्म में डिफाइन कर देते हैं। कंडक्टेंस को, कंडक्टिविटी को हम कितने तरह के टर्म में, जिसमें मोलर कंडक्टेंस बात किए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बात किए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बात किए, कुछ रेजिस्टिविटी टर्म बात किए। तो ये हम लोग सब बातें किए, ठीक है। उसमें बहुत सारे कंसर्निंग फार्मूला जो होता है उसका कॉन्सेप्ट किए। फिर दूसरे पार्ट में हम लोग बात किए कंडक्टेंस में आपको जो कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे कि कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का डिपेंड करता है। 5 फैक्टर को हम लोग एक्सप्लेन किए, जिसमें कि हम लोग एक ऑसंगर हैकल डिवाई इक्वेशंस को भी फेमस की, जिसपे कि कंसंट्रेशन का एक्सप्लेनेशन होता है, राइट। उसके बाद हम लोग कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए कंडक्टिविटी सेल को कैसे हम प्रैक्टिकल रूम में करते हैं उसको भी डिस्कस किए। अब जो हम सॉल्यूशन के कंडक्टेंस से रिलेटेड आज के वीडियो सेशन में हम जो बताने जा रहे हैं आपको, वो है कि सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए कोलरॉस का लॉ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आज आप कोलरॉस लॉ पे बहुत कुछ सीख के जाएंगे कि कोलरॉस लॉ के कहने का मकसद क्या था। सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बता दें। फ्रीडरिच कोलरॉस नाम का एक साइंटिस्ट था। फ्रीडरिच कोलरॉस ने इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत सारा काम किया, वर्कआउट किया, और उन्होंने फ्रीडरिच कोलरॉस ने ही सबसे इंपॉर्टेंट राज की बात बताया कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके सॉल्यूशन में जो भी कंडक्टेंस होगा उसके कंडक्टेंस के कंडक्टिविटी के लिए उसमें प्रेजेंट आयन की कंडक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए कोलरॉस ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ दिया था। ये लॉ एनसीईआरटी में कोलरॉस लॉ फॉर द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के नाम से फेमस है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अब आप नोटबुक लेकर के तैयार हो जाइए, लर्निंग मोड में आ जाइए, और बहुत ढंग से ध्यानपूर्वक आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओके, तो हम लोग आज बात कर रहे हैं इस सेशन में, हेडिंग बना लीजिए बच्चे, कोलरॉस लॉ। लेकिन नाम ही एक अजीब तरह से है इसका, KOHLRAUSCH एपोस्ट्रोफिस कोलरॉस लॉ। जैसा कि आप जानते हैं कोलरॉस लॉ को एनसीईआरटी इस नाम से भी जानता है, कोलरॉस लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द आयंस, यानी इस नाम से भी एनसीईआरटी लिखता है। तो फेमस नाम क्या है? कोलरॉस लॉ, साइंटिस्ट के नाम पर ही दिया गया। लेकिन इस लॉ को एनसीईआरटी जो है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द आयंस लॉ के नाम से भी जानता है। कोलरॉस लॉ जो भी बात आपको बताता है उसमें एक खास बात क्या है कि ये लिमिटिंग कंडक्टेंस के बारे में बताता है। ध्यान रखिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में आप देते हैं, खास करके वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वो सबसे ज्यादा कंप्लीट डिसोसिएट होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो सबसे अधिक आयन जो होगा वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हुआ कि उस सॉल्यूशन में पानी जो है, सॉल्वेंट जो है, बहुत 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 ज्यादा है। तो ऐसे जब सॉल्यूशन आप तैयार करते हैं कि उसमें सॉल्वेंट का मात्रा यानी पानी की मात्रा सॉल्यूट की मात्रा से बहुत ज्यादा हो, बहुत बहुत ज्यादा हो, थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा, तो हम इस जगह पे बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कोलरॉस का जो भी लॉ है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो कहोगे सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंप्लीट डिसोसिएट होता है। यानी जितना आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, 2 मोल 4 मोल 5 मोल 10 मोल, वो सब का सब डिसोसिएट होकर के आयंस दे देगा। तो इसका मतलब हो गया कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन का वह स्टेज होगा जहां पे सॉल्वेंट बहुत बहुत ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो कि जितना भी आपने इलेक्ट्रोलाइट दिया सब का सब आयन में टूट गया हो। ठीक है, इसका मतलब वहां पे मैक्सिमम आयंस होगा, नंबर 1। और नंबर 2, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाता है कि कैटायन एनायन के बीच में जो इंटरैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, वो नेग्लिजिबल हो जाता है।
तो आयन सबसे ज्यादा फ्री कब होगा? जब आप इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सॉल्यूशन तैयार किए। आयन सबसे ज्यादा फ्री कब होगा? जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इनफाइनाइट वॉल्यूम पे तैयार किए हैं, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आयन कैटायन आयन के बीच में इंटरेक्शन फोर्स बहुत नहीं के बराबर होगा, वहां पे आयन मच मोर फ्री होगा और नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कहां पे शो करेगा? तो सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इसीलिए उससे ज्यादा कंडक्टिविटी उसका होगा नहीं, तो क्या कहेंगे सर? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी है वो लिमिटिंग कंडक्टिविटी है। तो कोलरॉस लॉ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लिखिएगा बच्चों, लिख सकते हैं कि कोलरॉस लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द लिमिटिंग कंडक्टिविटी। किसके बारे में? तो कहते हैं कोलरॉस लॉ इज अप्लीकेबल ओनली for the weak electrolyte at infinite dilution। कहां पे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कहां पे अप्लीकेबल है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दैट इज फॉर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग कंडक्टेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लिमिटिंग कंडक्टेंस। तो कोई आपसे पूछेगा कि लिमिटिंग कंडक्टेंस क्या होता है किसी सॉल्यूशन का? क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वह कंडक्टिविटी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे हो उसको लिमिटिंग कंडक्टेंस बोलते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, व्हाट इज लिमिटिंग कंडक्टेंस? तो क्या कहेंगे? कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक solution only at infinite dilution। कहां पे बच्चों? infinite dilution is called, इसी को बोलते हैं limiting, what we say? limiting conductivity या conductance, limiting conductivity, यही होगा। इसका मतलब कोलरॉस लॉ का जो भी फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे लॉ में डिस्कस करेंगे वो ध्यान रखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है कहां पे? लिमिटिंग कंडक्टेंस के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए भी, बट लिमिटिंग कंडक्टेंस। लिमिटिंग का मतलब जहां पे मैक्सिमम कंडक्टिविटी हो किसी इलेक्ट्रोलाइट का। तो कहां मैक्सिमम होगा? जहां पे आयन की संख्या सबसे ज्यादा हो और आयन के बीच में इंटरेक्शन फोर्स नेग्लिजिबल हो। तो वो कौन सा कंडीशन है? तो वो है ओनली इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कोई बताएगा भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा बहुत 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 ज्यादा हो, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तो कोलरॉस लॉ में सबसे फर्स्ट बात बोलेंगे, दिस इज एप्लीकेबल टू डिटरमाइन द लिमिटिंग कंडक्टेंस फॉर द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब देखिए कोलरॉस ने क्या, फ्रीडरिच कोलरॉस ने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी के लिए क्या कहा? मान लीजिए ये सॉल्यूशन, ओके, आपने सॉल्यूशन तैयार किया किसी इलेक्ट्रोलाइट का, है ना, और इस इलेक्ट्रोलाइट में मान लीजिए आयन है, जैसे AXBY नाम का इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ही हम इसको सॉल्यूशन में दिए तो इसका आयन हो जाएगा कैटायन, इस पे चार्ज हो जाएगा आपको Y, ये कैटायन है, और इसमें क्या है? एनायन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो आयन करेगा। तो कोलरॉस ने कहा ये इलेक्ट्रोलाइट का, यानी ये सॉल्यूशन का जो टोटल मोलर कंडक्टेंस होगा, टोटल कंडक्टेंस होगा, वो इसमें प्रेजेंट आयन के आयनिक कंडक्टिविटी का सम होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ क्या कहता है? कहता है कि सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, देखिए ये कंडक्टेंस हो गया किसका? सॉल्यूशन का। क्या? मोलर कंडक्टेंस। कहां पे? इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे। ये क्या हो जाएगा? सम होगा किसका? इसके आयनिक कंडक्टेंस, यानी ये कैटायन का कंडक्टेंस हो गया कहां पे? इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे, और प्लस एनायन का कंडक्टेंस कहां पे? ये लॉ है। अब बताइए, कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज कोलरॉस लॉ, तो आप एक लाइन में कहेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो उसका कंडक्टेंस होगा वो उसके आयन के आयनिक कंडक्टेंस का सम होगा। तो क्या कहेंगे इसको?
conductivity of the solution, the conductivity of the electrolytic solution at infinite dilution will be sum of ionic conductivity of their ions present into solution। यही बात इन्होंने कहा, यही हो गया कोलरॉस का। यानी सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होता है उसमें प्रेजेंट जितने भी आयन है इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे, उस आयन के आयनिक कंडक्टिविटी का सम होता है। देखिए ये भी लेमडा है, ये भी लेमडा है, इसको बोलते हैं ग्रीक लेमडा, इसको बोलते हैं जर्मन लेमडा। देखिए दोनों लेमडा है, लेकिन ये जो आप देखिए सर कटा हुआ लेमडा है, इसमें सर नहीं है, इसमें सर है। तो सर कटा हुआ लेमडा जो होता है वो टोटल इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को शो कर रहा है, और ये जो लेमडा देख रहे हैं ये आयन के कंडक्टेंस को सम कर रहा है। ठीक है, तो कैटायन और एनायन के आयनिक कंडक्टिविटी का सम होता है, यही लॉ है। कहां पे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए कोलरॉस लॉ के हिसाब से जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का टोटल कंडक्टेंस चाहे मोलर कंडक्टेंस में कैलकुलेट करें या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, पहले ही पढ़ चुके हैं, इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है या तो हम मोलर कंडक्टेंस के टर्म में कैलकुलेट करते हैं या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में। तो मोलर आयनिक कंडक्टेंस से मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो यहां पे हम एक टेक्निक सिखाते हैं आपको, एग्जाम में बहुत पूछता है, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन क्या सिखाएंगे आपको, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर कंडक्टेंस। क्या बच्चों बोल रहे हैं? मोलर कंडक्टेंस। व्हाट आई एम सेइंग हियर, मोलर कंडक्टेंस फ्रॉम आयनिक कंडक्टेंस। तो यदि हम किसी भी सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं आयनिक कंडक्टेंस से, तो मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज मान लीजिए AXBY। इसको जैसे ही पानी में दिए तो ये आयन में टूट जाएगा। देखिए कौन कौन, एक कैटायन देगा, इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव कितना, तो Y। और देखिए ये X कॉफिशिएंट है, तो ये कैटायन की कॉफिशिएंट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो X मोल हो जाएगा, यानी इसका एक मोल X मोल A देगा। एग्री है? और B जो है देखिए ये एनायन, यानी BX ये कितना देगा, Y मोल देगा। ठीक है, अब देखिए A के आयनिक कंडक्टेंस को हम लोग बोलेंगे लेमडा A, यानी कैटायन ये इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे, तो दिस इज द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द कैटायन A, ये इसका है। अब देखिए, और ये जो है यहां पे B देखिए एनायन है, दिस इज द B इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे BX, दिस इज द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द एनायन। एनायन क्या है, देखिए B माइनस X, ये B एनायन है, आयनिक कंडक्टेंस है। अब ये इसका कंडक्टेंस क्या होगा, तो देखिए कोलरॉस लॉ कहता है हमको मोलर कंडक्टेंस निकालना है, किसका, सॉल्यूशन का। तो लिखेंगे ये यहाँ पे M, और किसका निकालना है, तो इलेक्ट्रोलाइट है AXBY का। कब निकालना है, इनफाइनाइट पे, क्योंकि कोलरॉस ने तो लिमिटिंग कंडक्टेंस के बारे में बताया। देखिए M का मतलब मोलर। अब आप यहां पे देखें तो यहां पे आयनिक कंडक्टेंस किसका हो गया, कैटायन का, प्लस Y। अब देखिए मोलर है तो इसके एक मोल में ये X मोल है, तो क्या करेंगे, इसके आयनिक कंडक्टेंस को इसके कॉफिशिएंट से गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। आप प्लस कर देंगे एनायन का कंडक्टेंस, यानी, और इसके ये इनफाइनाइट यहां रखते हैं, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका कितना है, देखिए 1 मोल, तो ये हो जाएगा आपको Y। ओके, यही होगा। तो दिस इज द कैलकुलेशंस ऑफ द मोलर कंडक्टेंस फ्रॉम आयनिक कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस जब आपको निकालना होगा आयनिक कंडक्टेंस से, तो आयनिक कंडक्टेंस को उसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे। आयनिक कंडक्टेंस को कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, तो क्या मिलेगा, मोलर कंडक्टेंस। क्या मिलेगा, मोलर कंडक्टेंस। लेकिन अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो, देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका, इसी AXBY का निकालना हो,
तो क्या करेंगे, ये आयनिक कंडक्टेंस किसका है भाई, तो कैटायन का। कितना चार्ज है इस पे, y, इसको चार्ज से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे कैटायन के आयनिक कंडक्टेंस को उसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिए मोलर कंडक्टेंस के लिए, यहाँ पे आयनिक कंडक्टेंस को इसी के चार्ज से डिवाइड कर दिए, और इसको आप, तो ये जो तरीका है ये आपको मेथड दे देगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और ये जो तरीका है सम करने का ये दे देगा मोलर कंडक्टेंस। तो आप समझे, इस पे बहुत बड़ा नीट में या जेईई मेंस में आयनिक कंडक्टेंस से मोलर कंडक्टेंस में रिप्रेजेंट करने का इक्वेशन पूछता है। तो कहोगे सर इसका मतलब आयनिक कंडक्टेंस से मोलर कंडक्टेंस में बदलने के लिए हमारा इलेक्ट्रोलाइट के फार्मूला पे डिपेंड करेगा, और आयनिक कंडक्टेंस से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में बदलने के लिए हमको जो उसमें आयन है उस पे चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो आयनिक कंडक्टेंस को चार्ज से डिवाइड करके जो आयन पे चार्ज है सम करेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मिलेगा, और आयनिक कंडक्टेंस को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो कौन सा कंडक्टेंस मिलेगा, मोलर कंडक्टेंस। ये आपको सम करने का तरीका है, और वैसे ओवरऑल क्या होता है, सम ही होता है। ओके, तो इसको देखिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल में हम लेते हैं, देखिए एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला आप देखिए यही होता है। कैटायन जो है इसका कॉफिशिएंट 2 है, एनायन का कॉफिशिएंट 3 है। ठीक है, अब देखिए ये एल्युमिनियम सल्फेट का हमको रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस के लिए। देखिए एम मतलब मोलर कंडक्टेंस, और यहां पे मतलब लिमिटिंग किसका, तो Al2SO4 होल 3 का। ठीक है, अब देखिए अब एल्युमिनियम सल्फेट में कौन कौन कैटायन कौन है, एल्युमिनियम आयन है, तो क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम का आयनिक कंडक्टेंस लिख दिए इनफाइनाइट पे। अब देखिए जब हम इसको सॉल्यूशन में देंगे तो एल्युमिनियम आयन कितना मिलेगा, 2। तो मोलर कंडक्टेंस के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस सल्फेट एनायन है, देखिए सल्फेट पे चार्ज कितना है, -2। सल्फेट को जब हम आयन में एल्युमिनियम सल्फेट, तो सल्फेट आयन कितना मिलेगा, 3, देखिए 3। देखिए अब क्या किए, तो हम लोग एल्युमिनियम आयन के आयनिक कंडक्टेंस को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिए, सल्फेट आयन के आयनिक कंडक्टेंस को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिए, ये मिल गया मोलर कंडक्टेंस। कितना सिंपल है। अच्छा, लेकिन अगर हमें इसी एल्युमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में बदलना हो, सॉरी एम नहीं, इक्विवेलेंट मतलब EQ किसके, Al2SO4 होल 3, इनफाइनाइट लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो क्या करेंगे, इसमें एनायन कैटायन कौन है, एल्युमिनियम, तो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन देखिए, इस पे चार्ज कितना है, 3, तो इसके चार्ज से डिवाइड कर दिया सम करने के लिए, प्लस एनायन कौन है, सल्फेट, हाउ मच चार्ज, -2, इसको क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, बाय यूजिंग द एल्युमिनियम सल्फेट। जब हमने एल्युमिनियम सल्फेट का टेक्निक लिया कोलरॉस लॉ से, तो भले दोनों में सम हुआ है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस को कन्वर्ट करने के लिए आयनिक कंडक्टेंस को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके सम किया, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए हमने क्या किया, चार्ज से डिवाइड करके सम किया। इस पे बहुत बार नीट में डायरेक्ट एक्सप्रेशन ही पूछ दिया है। ओके, तो ये पहला लॉ का हम लोग एक्सप्रेशन कर लिया। कोलरॉस ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कहा लिमिटिंग कंडक्टेंस के लिए, इसके बारे में बताया इन्होंने, लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट बहुत बहुत ज्यादा हो। क्यों लिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही एक ऐसा कंडीशन है जहां पे इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट टूट जाता है, चाहे वो वीक हो या स्ट्रांग हो, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही आयन बहुत ज्यादा फ्री होता है, बहुत ज्यादा उसमें बाउंडेशन नहीं होता है। इसीलिए कोलरॉस ने जो भी लिमिटिंग कंडक्टेंस की बात की, इनफाइनाइट पे, पता लगा हो गया। तो एक ही बात करना था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का तो टोटल कंडक्टेंस होगा, सॉल्यूशन का टोटल कंडक्टेंस, वो उसमें प्रेजेंट आयन के आयनिक कंडक्टेंस का सम होगा। और सम करने का तरीका मोलर कंडक्टेंस के लिए अलग अभी दिखाया और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए अलग दिखाया। मोलर कंडक्टेंस के लिए क्या किए, उसको हम लोग फट से उसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके सम किए, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए क्या किए, उसके आयनिक कंडक्टेंस को चार्ज से डिवाइड करके सम किए। ये तरीका होता है। तो आयनिक कंडक्टेंस का सम होता है। तो कोलरॉस से पूछा ठीक है, तो ये जो आयन का आयनिक कंडक्टेंस है ये किस बात पे डिपेंड करता है। तो सेकंड लॉ जो कहता है कोलरॉस का,
सेकेंड लॉ कोलरॉस का, ये क्या करता है कि सॉल्यूशन में जो ये कैटायन और एनायन है, सॉल्यूशन में क्या है, कैटायन और एनायन है। तो सॉल्यूशन क्या है, कैटायन और एनायन मोशन में है, ये मान लीजिए मोशन में है। तो कहता है ये आयन का, कैटायन का जो आयनिक कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और एनायन का जो आयनिक कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो इसके मोबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द आयंस, मतलब कैटायन एंड आयंस, या कैटायन लीजिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ द कैटायन। यानी आयन का मोबिलिटी जितना ज्यादा होगा, आयन की आयनिक कंडक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। तो अगर हम जैसे सिमिलरली फॉर, तो इसमें हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जैसे ही हटाते हैं तो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आता है के प्लस। सिमिलरली फॉर एनायंस, एनायन के लिए भी हम यही लिख सकते हैं, क्या, एनायनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू के, कांस्टेंट हो गया, दिस इज द। तो सेकेंड लॉ क्या कहा कि आयन का आयनिक कंडक्टिविटी उस आयन के आयनिक मोबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए यहां पे जो U प्लस है इसको बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी, व्हाट आई एम सेइंग, मोबिलिटी ऑफ द कैटायन, और इसको बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी, क्या बोलते हैं बच्चों, आयनिक मोबिलिटी ऑफ द एनायन। तो कोलरॉस ने दो पॉइंट कहा, पॉइंट नंबर 1 क्या कि सॉल्यूशन का यानी इलेक्ट्रोलाइट का जो टोटल कंडक्टेंस होगा उसमें आयन के आयनिक कंडक्टेंस का सम होगा, और आयनिक कंडक्टिविटी जो होगा उस आयन के आयनिक मोबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आयन का स्पीड जितना ज्यादा होगा आयनिक कंडक्टिविटी उतना ज्यादा होगा, और आयनिक कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा उसका सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। तो फाइनल घूम करके पता ये जो टोटल सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, वो किस पर आ गया, आयन के माइग्रेशन पे। इसीलिए इसका नाम ही हो गया, क्या हो गया, माइग्रेशन लॉस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन लॉ ऑफ आयन। यानी आयन के इंडिपेंडेंट माइग्रेशन पे, डिपेंडेंट माइग्रेशन नहीं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन पे कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा। माइग्रेशन मतलब मोशन, क्लियर। तो दोनों लॉ दिमाग में आ गया आपको, आप देखिए, ओके लिख लीजिए, हम भी मिटाते हैं। अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, इस टर्म पे ध्यान दीजिए, कई बार इस टर्म को डायरेक्ट पूछ दिया गया, आयनिक मोबिलिटी। क्या पूछा गया, आयनिक मोबिलिटी। ये आयनिक मोबिलिटी है क्या, तो कहता है जब भी हम सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कोई आयन होता है, होगा ही कैटायन और एनायन, और जब हम इसमें करंट को पास करते हैं, क्या पास करते हैं बच्चों, स्टूडेंट ध्यान रखिए, आयन में जब से ही हम सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं तो क्या होगा, करंट के पास होने पे आयन क्या हो जाएगा, मोशन में जैसे आएगा, तो आयन का क्या होगा, स्पीड होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन में आयन का स्पीड होगा, आयन का माइग्रेशन होगा। तो कोई पूछेगा क्या है, व्हाट इज आयनिक मोबिलिटी, तो आयनिक मोबिलिटी इज द स्पीड ऑफ आयन ड्यू टू पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्योंकि इसके बीच में जो ये स्पीड आया इधर दौड़ने का और इसका इधर दौड़ने का, ये क्यों आया, क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप है, वोल्ट है। तो ये जो आयन का स्पीड है वो किसके कारण है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण है, विस्कोसिटी कारण तो है नहीं। तो व्हाट इज आयनिक मोबिलिटी, तो सिंपली एक शब्द में आप बोलोगे, सिंगल सेंटेंस, स्पीड ऑफ आयन ड्यू टू पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट यू से, स्पीड of ion due to per unit potential gradient between electrode into solution। तो क्या पूछा गया, ये आयन का स्पीड है, पूछेगा आयनिक मोबिलिटी क्या होता है, ये आयन का स्पीड है। तो क्या किसी भी स्पीड को हम आयन का आयनिक मोबिलिटी बोलेंगे, नहीं, सिर्फ वही स्पीड जो पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण आया। तो आयनिक मोबिलिटी अगर मान लीजिए हमें कैटायन का निकालना है, देखिए तो क्या करेंगे,
कैटायन का स्पीड ले लेंगे और डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट पीजी, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहां पे S क्या है, S प्लस, तो दिस इज द स्पीड ऑफ आयन, ये आयन का स्पीड है इनटू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में स्पीड, और पीजी का फुल फॉर्म क्या लिखेंगे, दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये फिजिक्स में आपको पता है होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल वोल्ट बाय डिस्टेंस, यानी इसके बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस, यही है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी पर यूनिट डिस्टेंस में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, एक बार तो नीट में इसका यूनिट ही पूछ दिया है। देखिए यूनिट पूछा था कि आयनिक मोबिलिटी का यूनिट क्या होता है, हर स्टूडेंट मीटर पर सेकंड क्योंकि उसको स्पीड समझ रहा था, लेकिन इसका यूनिट देखिए क्या होगा। तो ये तो स्पीड है, देखिए इसका यूनिट बनाइए, डायमेंशन फार्मूला से यूनिट बनाते हैं। स्पीड का क्या होता है बच्चों, मीटर ओके पर सेकेंड। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, देखिए वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो देखिए मीटर ऊपर चला गया तो यूनिट क्या हो गया इसका, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। देखिए तो आपसे पूछेगा बताइए आयनिक मोबिलिटी का स्पीड क्या होता है, तो कहेंगे ये सर मीटर पर सेकंड नहीं होगा। देखिए मीटर ऊपर गया तो मीटर मीटर, तो मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स और वोल्ट इनवर्स किसका यूनिट है, आपको आयनिक मोबिलिटी का यूनिट है। तो क्या आयनिक मोबिलिटी आयन का सिंपल स्पीड है, नहीं, ये वो स्पीड है जो पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण होता है। तो आप बताइए कोलरॉस साहब ने आयन के आयनिक कंडक्टिविटी को आयनिक मोबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया कि आयन के स्पीड का डायरेक्टली, आयनिक मोबिलिटी का डायरेक्टली। क्लियर, तो आयनिक मोबिलिटी पे क्वेश्चंस पूछता है। चलिए देखिए कोलरॉस लॉ जो हम लोग पढ़े, कोलरॉस लॉ जो कि लिमिटिंग कंडक्टेंस के लिए बताता है और इनफाइनाइट डायल्यूशंस पे, ये लॉ दो लॉ था। अब इस पूरे लॉ को हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। कंक्लूजन में आप देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो भी होगा इलेक्ट्रोलाइट का उसमें आयन होगा, राइट। अब इसमें जो आयन होगा कैटायन होगा और एनायन होगा इलेक्ट्रोलाइट का। तो सॉल्यूशन का तो नंबर वन ध्यान रखिए इस पॉइंट को, नंबर वन क्या करता है कि सॉल्यूशन का जो इनफाइनाइट पे टोटल कंडक्टेंस होगा इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, ये इसमें आयनिक कंडक्टेंस का यानी कैटायन का और एनायन का जो है सम होगा, पॉइंट नंबर वन। ओके, इसको सम करने का जो तरीका था मोलर कंडक्टेंस के लिए अलग था और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए अलग था। तो इसको देखिए अगर हमें मोलर कंडक्टेंस के लिए करना है तो बताए थे क्या करना है आपको, कैटायन के आयनिक कंडक्टेंस को इसी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एनायन के आयनिक कंडक्टेंस को इसी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो ये मोलर कंडक्टेंस दे देगा। और फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है इसके लिए क्या करेंगे, कैटायन के आयनिक कंडक्टेंस को डिवाइड कर देंगे चार्ज से और प्लस एनायन के आयनिक कंडक्टेंस को डिवाइड कर देंगे इसके चार्ज से, यानी Z प्लस और Z माइनस। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए आ गया। इसके बाद इसमें बताया गया, क्या बताया गया कि इसमें जो आयनिक कंडक्टेंस है यानी ये कैटायन का, ये इक्वल्स टू के मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, U हो गया आयनिक मोबिलिटी। ध्यान रखिए इसमें जो एनायन का आयनिक कंडक्टेंस होगा इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, के दोनों में कांस्टेंट सेम रहेगा U माइनस। ओके, अब देखिए इस दोनों को हम इस लॉ में कंक्लूड कर दिए, तो हम लोग लिख सकते हैं इस लॉ को। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डायल्यूशंस पे हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको देखिए, तो यहाँ पे हम लेमडा पे ये लिख सकते हैं के U प्लस के U माइनस लिख सकते हैं। के दोनों में कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिए के कॉमन हो गया, लेकिन ये आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन प्लस आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन, इसको इक्वेशन थर्ड ले लीजिए। यही कोलरॉस का इतने इक्वेशंस हैं, तो 3 इक्वेशंस हो गया। ओके, अब देखिए कोलरॉस के लॉ से इक्वेशन देखिए, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है फॉर कैटायन, तो कैटायन के लिए हम लोग इसको क्या करें, ये जो इक्वेशन है आपको इसको इक्वेशन ले लीजिए। तो कैटायन के लिए ये हो गया, एनायन के लिए ये हो गया, पूरे सॉल्यूशन के लिए ये हो गया। इसको आप देखिए यही कंक्लूजन है कोलरॉस के फर्स्ट और सेकंड लॉ। चलिए देखिए कोलरॉस लॉ जो हम लोग पढ़े, कोलरॉस लॉ जो कि लिमिटिंग कंडक्टेंस के लिए बताता है और इनफाइनाइट डायल्यूशंस पे, ये लॉ दो लॉ था।
अब इस पूरे लॉ को हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। कंक्लूजन में आप देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो भी होगा इलेक्ट्रोलाइट का उसमें आयन होगा, राइट। अब इसमें जो आयन होगा कैटायन होगा और एनायन होगा इलेक्ट्रोलाइट का। तो सॉल्यूशन का तो नंबर वन, ध्यान रखिए इस पॉइंट को, नंबर वन क्या करता है कि सॉल्यूशन का जो इनफाइनाइट पे टोटल कंडक्टेंस होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये इसमें आयनिक कंडक्टेंस का यानी कैटायन का और एनायन का जो है सम होगा, पॉइंट नंबर वन। ओके, इसको सम करने का जो तरीका था मोलर कंडक्टेंस के लिए अलग था और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए अलग था। तो इसको देखिए, अगर हमें मोलर कंडक्टेंस के लिए करना है तो बताए थे क्या करना है आपको, कैटायन के आयनिक कंडक्टेंस को इसी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एनायन के आयनिक कंडक्टेंस को इसी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो ये मोलर कंडक्टेंस दे देगा। और फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है इसके लिए क्या करेंगे, कैटायन के आयनिक कंडक्टेंस को डिवाइड कर देंगे चार्ज से, और प्लस एनायन के आयनिक कंडक्टेंस को डिवाइड कर देंगे इसके चार्ज से, यानी Z प्लस और Z माइनस। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए आ गया। इसके बाद इसमें बताया गया, क्या बताया गया कि इसमें जो आयनिक कंडक्टेंस है यानी ये कैटायन का, ये इक्वल्स टू के मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, U हो गया आयनिक मोबिलिटी। ध्यान रखिए, इसमें जो एनायन का आयनिक कंडक्टेंस होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, के दोनों में कांस्टेंट सेम रहेगा, U माइनस। ओके, अब देखिए इस दोनों को हम इस लॉ में कंक्लूड कर दिए, तो हम लोग लिख सकते हैं इस लॉ को। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको देखिए, तो यहाँ पे हम लेमडा पे ये लिख सकते हैं के यू प्लस के यू माइनस लिख सकते हैं। के दोनों में कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिए के कॉमन हो गया, लेकिन ये आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन प्लस आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन, इसको इक्वेशन थर्ड ले लीजिए। यही कोलरॉस का इतने इक्वेशंस हैं, तो 3 इक्वेशंस हो गया। ओके, अब देखिए कोलरॉस के लॉ से इक्वेशन देखिए, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है फॉर कैटायन, तो कैटायन के लिए हम लोग इसको क्या करें, ये जो इक्वेशन है आपको इसको इक्वेशन ले लीजिए। तो कैटायन के लिए ये हो गया, एनायन के लिए ये हो गया, पूरे सॉल्यूशन के लिए ये हो गया। इसको आप देखिए, यही कंक्लूजन है कोलरॉस के फर्स्ट और सेकंड लॉ का। ओके, कोलरॉस के लॉ से एक और नया टर्मोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। देखिए ट्रांसपोर्ट नंबर जब भी कई बार पूछा गया है तो स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि ये बहुत जगह ना तो टीचर बताता है ना तो किसी क्लास में बताता है। ट्रांसपोर्ट नंबर हम हमेशा सॉल्यूशन में आयन के माइग्रेशंस के लिए लेते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर होता क्या है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर कहता है कि उस आयन के जो आयनिक कंडक्टिविटी होगा और टोटल सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी, टोटल सॉल्यूशन का जितना भी कंडक्टिविटी होगा उसका कितना पार्ट उस आयन के द्वारा कंडक्टिविटी शो कर रहा है। So that's why transport number is the ratio of ionic conductivity of ions and total conductance of the solution. सॉल्यूशन के टोटल कंडक्टेंस में किसी पर्टिकुलर आयन के द्वारा कितना कंडक्टिविटी शो किया जा रहा है उसको बोलते हैं उसका ट्रांसपोर्ट नंबर। तो कैटायन का निकालना, देखिए कैटायन का आयनिक कंडक्टिविटी बाय टोटल सॉल्यूशन कंडक्टिविटी ले लेंगे इलेक्ट्रोलाइट का, या फिर इसको हम देखिए इनफाइनाइट पे कैटायन और एनायन का सम कर देंगे, या फिर आयनिक मोबिलिटी से ट्रांसपोर्ट नंबर हो गया। मतलब जिस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा होगा उसकी आयनिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो क्या कर सकते हैं, हायर दी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द आयन मोर दी आयनिक कंडक्टिविटी more the ionic conductivity, more the conductance of solution, conductance of the solution। तो कहने का मतलब हो गया कोलरॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लॉ से हम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। तो कोलरॉस लॉ की सारी बातें को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब कोलरॉस लॉ पे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी 12th बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, IIT JEE मेंस कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये यहाँ तक हम लोग पूरे कोलरॉस लॉ का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, फार्मूला वाइज कॉन्सेप्ट को डिटेल पढ़ लिए हैं। कहना क्या चाहता है, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन नेक्स्ट सेशन में।
नेक्स्ट वीडियो सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉलरॉस लॉ में जो भी बात हम लोग पढ़े, इसका हम एप्लीकेशन क्या करेंगे, इसका यूज क्या करेंगे, इसमें हम किस तरह के सवाल आते हैं, इसमें सारे ट्रिक्स बेसिस सवाल सब बताएंगे, प्रॉब्लम्स बताएंगे। चलिए, थैंक यू। अब इसके बाद आप ध्यान रखें, कोशिश कीजिए थोड़ा सा सब्सक्राइब करते जाइए और थोड़ा सा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पूरे क्लास जो है मिले, और साथ ही साथ बेल बटन कीजिए और लाइक भी करते रहे। थैंक यू।